Hello everyone, welcome to Raksha Academy. In today's lecture, I am going to discuss about weathering and erosion. In the previous lecture, we have already discussed about definition and importance of geology. In the second lecture, I have discussed about earth crust, mantle and core. In the third lecture, we have discussed about lithosphere, then hydrosphere, then origin and age of earth, geological time scale, rock, its definition and types of rocks, igneous, sedimentary and metamorphic, and just before this lecture we have discussed about minerals, ores and fossils. So from here you can see that we have already covered around 80% of the syllabus given in the unit 10. ओके अब यहां से हम देखते हैं कि हमारे पास में सिर्फ 3 टॉपिक बच रहे हैं जिसमें हम डिस्कस आज करने वाले हैं वेदरिंग और इरोजन को. In the next lecture we'll discuss about soil and its formation, and in the last lecture we'll discuss groundwater, natural coal, oil and gases. So this will be the lecture which are going to be same in the YouTube as well as in application. From here you can see the type and quality of content we at Raksha Academy provides to our students. So for the PDF you can join the Telegram channel of Raksha Academy, which is Raksha Academy English, and from there you will get the PDF after the completion of these units. So let's start the today's lecture. वेदरिंग और इरोजन अगर हमें देखना है तो वेदरिंग को आप एक तरह से समझ सकते हो कि कोई भी अगर बड़ा रॉक है उसके अगर छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हो जाए या उसका पार्टी हम बोल सकते हैं उसका ब्रोक हो जाए वो किसी भी रीजन से, तो हम क्या बोलेंगे कि वो रॉक की क्या हुई है, वेदरिंग हुई है. ठीक है, तो वेदरिंग इज अ प्रोसेस इन विच रॉक्स एट द अर्थ आर ब्रोकन डाउन. ठीक है, और उनसे क्या बनेगा, सेडिमेंट्स बनेंगे. तो जब हम रॉक्स पढ़ रहे थे तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सेडिमेंट्री रॉक्स, दैट सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डेन्यूडेशन. एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डेन्यूडेशन? तो डेन्यूडेशन हमने पढ़ा था कि इट इज अ कंबाइंड प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन. ठीक है, अब वेदरिंग और इरोजन आज हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब एक तरह से हमें डेन्यूडेशन ही पढ़ना है. तो हमने डिस्कस किया था कि इग्नियस रॉक्स से सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स से सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनते हैं. तो आप ये समझिए कि कोई भी बड़ा रॉक है, ठीक है, तो वो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो ब्रेक होता है अपने छोटे पार्टिकल्स में. तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, वेदरिंग बोलेंगे. वॉट एवर बी द कॉज ऑफ ब्रेकिंग. ठीक है, हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि कॉजेस क्या होंगे वेदरिंग के. सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेन्यूडेशन को एज अ होल. ठीक है, तो यहां पे आप देखो द वर्ड डेन्यूड का मतलब होता है स्ट्रिप ऑफ, टू अनकवर. इसमें आप देखिए डेन्यूडेशन प्रोसेस में क्या क्या होगी, 3 तरह की प्रोसेस रहेंगी. ठीक है, पहली क्या रहेगी, वेदरिंग. मतलब पहले कोई एक बड़ा पीस है रॉक का, उसके पार्टीशन हो रहा है, वो टूट रहा है. ठीक है, फिर वो पार्टिकल्स जो है उनका मूवमेंट होगा और उसी को हम क्या बोलेंगे, फिर इरोजन भी बोलते हैं. ठीक है, इरोजन का मतलब क्या होता है कि कोई पार्टिकल जो है वो बाय द एजेंट्स लाइक एयर और रिवर, तो उसके कारण क्या होगा, वो पार्टिकल एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक चले जाते हैं, उसी प्रोसेस को हम इरोजन बोलते हैं. ठीक, तो यहां पे डेन्यूडेशन का मतलब क्या होगा, ये पूरी कंबाइंड प्रोसेस रहेगी. अब वेदरिंग का कॉज क्या हो सकता है, वेदरिंग का कॉज ग्रेविटी भी हो सकती है, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस भी हो सकता है, केमिकल एक्शन भी हो सकते हैं. अब जैसे आप खुद ही सोचो कि एक पूरा बड़ा सा रॉक है, ठीक है, रखा हुआ है कहीं पे, तो अगर वो रोड के साइड में पड़ा हुआ है, ठीक है, तो हम क्या क्या सोच सकते हैं कि किस तरीके से वो ब्रेक होगा. अपने आप रखे रखे तो ब्रेक नहीं होगा, उस पर कोई फोर्स लगना चाहिए. ठीक है, आप सपोज आप रोज निकल रहे हो उसके ऊपर से, ठीक है, तो अभी नहीं तो कुछ सालों बाद ही जब हमेशा एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फोर्स उस पर एग्जर्ट होगा तो कभी तो वो ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, उस तरीके से उसका ब्रेक हो सकता है. या फिर सपोज वो रॉक रखा हुआ है तो उस पर बार बार डेली देखोगे तो आप पानी फ्लो हो रहा है, तो पानी फ्लो होने के कारण उसकी प्रॉपर्टी ऐसी होगी कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उसके कारण उसमें क्रैक्स आ सकते हैं. तो इस तरह से वेदरिंग पॉसिबल है. ठीक है, फिर कोई आ गया, सपोज व्हीकल वगैरह आ गए, तो व्हीकल उसके ऊपर से निकल गया तो उसमें एक बहुत ज्यादा अमाउंट का प्रेशर लग गया तो उसके कारण वो ब्रेक हो गया. तो ये क्या सारे हो गए, हमने देखा कि इस तरह से रॉक्स जो हैं वो टूट जाते हैं. ठीक है, सिमिलरली अगर हम माउंटेन्स में देखें तो माउंटेन्स में आपको देखने को मिलेगा कि अगर बड़े बड़े रॉक्स रखे हुए हैं वहां पे, तो वो कैसे टूटेंगे. तो मतलब यहां पे आप माउंटेन्स में अगर कोई रॉक है तो उस पर एक ग्रेविटी का फोर्स भी लग रहा होगा, है ना, तो वो ग्रेविटी के फोर्स के कारण हमेशा उसमें क्या होगा, एक पर्टिकुलर फोर्स रहेगा. तो कभी एट
एनी टाइम में वहां पे उसमें क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फिर और क्या हो सकता है कि जब ट्रैकिंग करते हैं लोग तो उनके कारण भी वो भी फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ठीक है, पत्थरों पर बैठते हैं तो उनके कारण भी फोर्स लगता है, तो वहां पे भी आप देखोगे कि क्रैक आ सकते हैं। रिवर निकल रही हो तो क्या होगा कि पानी कंटिन्यूअसली अगर वहां से आ रहा है तो पानी भी क्या करेगा, अपना एक फोर्स लगाएगा उसमें, ठीक है। तो वहां से आप देखोगे, अब सपोज वाटरफॉल है तो वाटरफॉल के आजू बाजू आप देखते होगे कि रॉक्स रहते हैं, तो वो रॉक्स में भी क्या होता है, कंटिन्यूअसली पानी जो है वो फोर्स लगाता है, तो एक एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो भी ब्रेक हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को अगर हम देख रहे हैं कि कोई एक बड़ा रॉक है वो अपने सेडिमेंट्स में ब्रोक हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेदरिंग बोलेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डेनोटेशन हमने समझ लिया, अब वेदरिंग पे आते हैं। तो वेदरिंग का देखो आप यहां पे कि इसको हम डिफाइन करने के लिए बोलेंगे तो ये मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन है, जो मैंने आपको बताया कि ग्रेविटी के कारण हो रहा है, मैकेनिकल फोर्सेस के कारण हो रहा, बायोलॉजिकल वेदरिंग हो रही है, ठीक है। और साथ में केमिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो केमिकल डिकम्पोजिशन वर्ड यहां पे इंपॉर्टेंट आता है। तो केमिकल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हो जाएगा कि उसमें केमिकल चेंजेस हो गए जिसके कारण क्या हो रहा है, वो रॉक डिकम्पोज हो गया, ठीक है। तो अगर रॉक का पीस है उसमें तरह तरह के केमिकल्स मतलब एलिमेंट्स मिले हुए हैं और उसमें केमिकल रिएक्शन होकर वो चेंज हो रहा है तो उसमें भी ब्रेक हो जाता है वो, ठीक। तो इस तरीके से हम वेदरिंग का मतलब आप यहां पे समझिए कि सिर्फ डिसइंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, उसके कॉजेस कुछ भी हो सकते हैं। अगर हम देख रहे हैं कि अगर मूवमेंट नहीं है और एक ही प्लेस पे वेदरिंग हो रही है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इन सिटू बोलेंगे प्रोसेस को, ठीक है। तो यहां पे हमने एक चीज और पढ़ी थी जब हम इन्वायरमेंट पढ़ रहे थे, तो जब हम कंजर्वेशन की बात करते तो इन सीटू और एक्स सीटू की बात करते थे। तो इन सीटू का मतलब होता है कि ऐसे स्पीशीज को हम वहीं पे क्या करते थे, कंजर्व करके रखते थे जहां पे उनका ओरिजिनल फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। एक्स2 का मतलब क्या होता था कि हम उन स्पीशीज को कहीं दूसरी जगह ले जाके कंजर्व करते थे जहां पे वो पाए नहीं जाते थे। सपोज अगर जू हो गया, ठीक है, तो वहां पे हम जू में लेके आ रहे हैं, या बोटेनिकल गार्डन्स जो हैं वहां पे हम प्लांट्स वगैरह लेके आ रहे हैं प्रिजर्व करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है, एक्स2 कहलाता है। और जैसे बायोस्फीयर हो गया, ठीक है, हमारे जो प्रोजेक्ट टाइगर के लिए जो नेशनल पार्क्स वगैरह बने हुए हैं, ये सारे क्या हो जाएंगे, इन-सीटू कहलाएंगे। मतलब वो उसी प्लेसेस पे वहां पे स्पीशीज पाए जा रहे थे वहीं पे उनको करते हैं। तो यहाँ पे हमने सिर्फ इन-सीटू एक्स-सीटू के बारे में वर्ड को डिस्कस कर रहे थे, इसलिए एग्जांपल दिया। आगे बढ़ते हैं। तो तीन तरह की प्रोसेस के कारण क्या होगी, वेदरिंग प्रोसेस होगी। पहली क्या होगी, केमिकल प्रोसेस, दूसरी क्या होगी, फिजिकल और मैकेनिकल, तीसरी क्या होगी, बायोलॉजिकल वेदरिंग प्रोसेस। नाम से समझते हैं, केमिकल प्रोसेस का मतलब क्या होगा कि रॉक में केमिकल चेंज आ जाना चाहिए। अब वो किस तरह से आएगा, या तो वो क्या होगा, रॉक जो है कि वाटर के कांटेक्ट में आ जाए, तो क्या हो गया, वाटर के पार्टिकल्स जो हैं वाटर के साथ में ही रॉक जो है वो डिसॉल्व हो जाए, ठीक है, क्योंकि रॉक्स में सॉल्ट रहते हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं, तो उसके कारण क्या हो गया, एक सॉल्यूशन बन जाए, ठीक है। फिर साथ में ही आप देखते हो कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, तो कुछ रॉक्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेते हैं तो कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं, तो उस तरह से उनका ब्रेक डाउन हो सकता है, ठीक है। हाइड्रोलिक एक्शन हो जाएगा इसमें तो भी क्या हो जाएगा, केमिकल प्रोसेस चेंज हो जाती है, तो इस तरह से रॉक का क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। तो पहली प्रोसेस ये रही। फिर फिजिकल और मैकेनिकल की बात करें तो फिजिकल और मैकेनिकल में आप देखो कि ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, ठीक है, साथ में कोई हम देखते हैं तो ग्रेविटी के फोर्स के साथ साथ में ही और भी कोई दूसरे फोर्स लग रहे होंगे, तो इन सब ये प्रोसेस में किस में आ जाएगी, फिजिकल प्रोसेस में आ जाएगी। बायोलॉजिकल वेदरिंग प्रोसेस का मतलब हो जाएगा ड्यू टू एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो उसके कारण क्या हो रही है, जो वेदरिंग होगी उसको हम इसमें रखेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। केमिकल वेदरिंग को अगर हम डिस्कस करें तो ये क्या होगी, चार तरह की हो सकती है, विच इज सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक्ट, ठीक है। इन सब के कारण अगर केमिकल वेदरिंग हो रही है तो आप यहां पे देखिए, पहले हम सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, व्हेन समथिंग इज डिसॉल्व्ड इन वाटर और एसिड, तो वी सेड दैट द कंटेंट्स इज इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब रॉक्स के जो हैं वो वाटर के कांटेक्ट में आके सॉल्यूशन बनाते हैं और उनका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, तो इस तरह से हम बोलेंगे केमिकल वेदरिंग प्रोसेस हुई। कार्बोनेशन हमने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर की रहती है वो वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बना लेती है, ठीक है, और उसी के कारण क्या होता है, जो मिनरल्स रहते हैं रॉक के वो रिएक्ट कर जाते हैं और वो सॉफ्टन हो जाते हैं और उसके कारण रॉक जो है इट ब्रेक डाउन इनटू सेडिमेंट्स। हाइड्रेशन का मतलब क्या हो गया, हाइड्रेशन जो
अब क्या होगा कि वाटर जो है वो, रॉक्स जो है वो उसको वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कुछ परमिएबल रॉक्स रहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, वाटर एंटर कर जाता है, तो उसके कारण भी क्या होगा, वो एक्सपैंड हो जाते हैं और एक्सपैंड होने के कारण वो ब्रेक हो जाते हैं। तो इस तरह की प्रोसेस को हाइड्रेशन बोलेंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होती है, ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स बना लेते हैं। रेड सॉइल में आप देखोगे कि आयरन जो है, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन भी होती है ऑक्सीडेशन। तो ऐसे में ही जो है रॉक्स का भी ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा, रॉक्स ब्रेक कर जाते हैं। ठीक, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वहां पे क्या होगा, रिडक्शन जो है होता है। तो यहां पे आपने इतना पढ़ा कि केमिकल वेदरिंग पे अगर क्वेश्चन आएगा तो हम लिख सकते हैं कि वो इट इज ड्यू टू द 4 प्रोसेसेस लाइक सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, ऑक्सीजन एंड रिडक्शन एंड हाइड्रेशन। ठीक, नेक्स्ट आते हैं अपन किसमें, बायोलॉजिकल वेदरिंग में। बायोलॉजिकल वेदरिंग का मतलब क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, लिविंग एक्टिविटी के कारण, ठीक है। तो लिविंग की एक्टिविटी के कारण जो हो रही होगी, ड्यू टू ऑर्गेनिजम्स, अर्थवॉर्म्स, रोडेंट्स, ठीक है। आप देखते हो कि सॉइल के अंदर अर्थवॉर्म्स क्या करते हैं, अपना पाथ खुद बना लेते हैं। तो ऐसे में आप देखोगे कि वो सेडिमेंट्स को भी ब्रेक कर देंगे छोटे छोटे, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। फिर जो ह्यूमन एक्टिविटीज होंगी वो भी इसमें आएंगी। अब एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे कि बड़े बड़े मशीन्स से क्या करते हैं, प्लगिंग करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। तो उसके लिए भी क्या होता है, वेदरिंग होती है। हम माउंटेन्स के बीच में रोड बनानी है तो हम क्या करते हैं, मशीनों से जाके रॉक्स को तोड़ते हैं। तो वो भी क्या होगी, इट्स अ पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल वेदरिंग। ओके, मूविंग ऑन टू फिजिकल वेदरिंग। तो फिजिकल वेदरिंग इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, जो कि हम देखते हैं कि अगर सपोज माउंटेन है तो माउंटेन में आप देखते होगी कि कोई एक पत्थर जो है वो रखा हुआ है, ठीक है, उस पर सीधे कंटिन्यूसली ग्रेविटी का फोर्स लगेगा तो वो टूट जाता है। कुछ कुछ माउंटेन स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो अजीब से होते हैं। सपोज यहाँ पे है तो वो कुछ ऐसा माउंटेन रहेगा, ठीक है, और नीचे पूरी खाई रहेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, इस पे ये सीधे ग्रेविटी लगेगी तो कुछ टाइम बाद ये भी जो है वो गिर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रेविटी का फोर्स लगता है। फिर टेम्परेचर चेंज हो सकता है तो उसके कारण भी क्या होता है, एक्सपेंशन हो जाएगा रॉक्स का। और साथ में प्रेशर वगैरह की भी जो चीजें हैं वो फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस में आएंगी। नेक्स्ट हम आते हैं केमिकल वेदरिंग, हमने देख ली। अब आते हैं हम किस में, अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन में। तो यहां पे आप देखो कि रिमूवल हो जाता है किसका, पूरी रॉक की एक लेयर का, ठीक है। उसको ही हम क्या बोलेंगे, उसका एक्सपेंशन के कारण हो गई या फिर अनलोडिंग हो गई उसकी। ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा, रॉक्स जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाएं। जैसे आप देख रहे हो कि एक पूरा बड़ा रॉक्स था, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ग्रैन्युलरली डिसइंटीग्रेट हो गया। अब आपने देखा होगा कि जब बचपन में अगर कभी आपने सैंड का जो पूरा उतरता था तो उसमें क्या होता था, मॉइस्चर के कारण पूरा सैंड जो है वो एक पूरा उसका बाउंड आपको देखने को मिलता था, ठीक है। उसी को आप प्रेस करते थे तो वो एक पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो जाता था। इसी तरह के उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रैनुअल डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं। फिर एक्सफोलिएशन का मतलब क्या होगा, एक्सफोलिएशन में आपको 3 मार्कर मिल जाएगा कि जब टेम्परेचर राइज होती है तो मिनरल्स क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं और अपने आजू बाजू के जो एटम्स हैं उनको क्या करेंगे, पुश करते हैं, ठीक है। और जैसे ही टेम्परेचर फॉल होता है उसमें आप देखते हो कि कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो इसी टेम्परेचर के चेंज के कारण जो वेदरिंग होती है उसको ही हम क्या बोलेंगे, एक्सफोलिएशन बोलते हैं, ठीक है। फिर यहां पे आप देखोगे कि ये स्मूथ राउंडेड सरफेस को बनाने में हेल्प करता है। अब यहां पे आप देखो, यहां पे ये पूरा रॉक है, यहां पे कंटिन्यूसली हीट पड़ रही होगी, ठीक है, कंटिन्यूसली हीट पड़ रही होगी तो यहां पे ये एक्सपैंड करेगा। एक्सपैंड करने के कारण आप देखोगे कि ये जो है वो क्या होते हैं, इसमें दरारें आ जाती हैं, ठीक है, ये चटक से जाते हैं पूरा। तो इस तरीके से क्या होता है, लैंडफॉर्म बन जाता है। तो ये इट इज ड्यू टू एक्सफोलिएशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं अपन ब्लॉक सेपरेशन में। ब्लॉक सेपरेशन देखिए यहाँ पे आप प्रोसेस इसकी कि पूरे रॉक्स थे यहाँ पे, फिर वो धीरे धीरे क्या हो गए, टूटते गए, तो उनके अलग अलग ब्लॉक टाइप के उन्होंने बना लिए, ठीक है। तो इस तरह की वेदरिंग जो हो गई है इसको हम क्या बोलेंगे, ब्लॉक सेपरेशन बोलेंगे। ये आपको माउंटेन्स में ही देखी जाएगी ज्यादातर। फिर शेटरिंग भी होती है। शेटरिंग का मतलब हो गया कि एक पूरा रॉक है, उसके साइड साइड के जो पोर्शन है वो क्या हो जाए, टूट जाए, ठीक है। मतलब पहले वो पूरा रॉक डिसइंटीग्रेट नहीं होता, आप देखते हो तो साइड से ये जैसे टूट गया है, साइड्स में इसके टूटते जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, शेटरिंग कहलाती है इस तरह से वेदरिंग को। तो हमने क्या किया, टाइप्स ऑफ वेदरिंग देखी अभी। फ्रीजिंग, थ्रोइंग एंड फ्रॉस्ट वेजिंग का मतलब क्या होगा कि अगर आप सपोज यही रॉक है, इसके अंदर क्या हो गया, पानी जो है वो टेम्परेचर अभी ज्यादा था एटमॉस्फेयर का, तो इसके अंदर क्या हो गया,
ये परमिएबल रॉक था तो इसके अंदर वाटर एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। अब इसके छोटे छोटे बीच में जो गैप था वहां पे पानी जो है वो घुस गया, ठीक। अगर अब टेम्परेचर कम होता है तो अंदर जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठीक है। सॉलिडिफाई हो जाएगा तो सॉलिडिफाई होने के कारण वो क्या करेगा, इस रॉक्स की वॉल पे क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, मतलब फ्रॉस्ट बनाएगा या फ्रीज हो जाता है। तो इसी प्रेशर के कारण क्या होते हैं, रॉक्स जो है वो भी टूट जाते हैं, ठीक है। तो एक ये प्रोसेस हो गई। सॉल्ट वेदरिंग का मतलब क्या हो जाएगा, सॉल्ट वेदरिंग में ही आप देखोगे कि वेरियस सॉल्ट्स जो होते हैं वो भी अगर इवेपोरेट हो गए, सपोज वाटर वगैरह जो है उसके अंदर चला गया, रॉक्स के अंदर के सॉल्ट्स जो हैं उनके कारण भी क्या हो जाएगा, जो एक्शन रहेगा जिससे वेदरिंग होगी तो वो सॉल्ट वेदरिंग कहलाती है। मास वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, मास वेस्टिंग आप यहां पे देखिए कि ड्यू टू ग्रेविटी ये क्या होती है, लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं, जिस तरह से हम बोलते हैं, तो वो मास वेस्टिंग के ही अंदर आएगा कि पूरे के पूरे जो रॉक्स हैं वो टूट जाते हैं और गिर जाते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से पूरा बल्क जो है वो क्या होता है, ड्यू टू एक्शन ऑफ ग्रेविटी के कारण गिर जाएगा, इसी को हम मास वेस्टिंग बोलते हैं, रॉक मूवमेंट को इसको, ठीक है। ये वेरियस स्लोप्स में ही होता है, आपको वहीं पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आगे आते हैं, अपन ने क्या पढ़ा अभी तक, वेदरिंग के टाइप्स पढ़ लिए हैं। वेदरिंग के टाइप्स में आपने देख लिया कि कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे, ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, वेदरिंग की क्या क्या प्रोसेस रहती है, किस तरह से होता है, केमिकल होता है, फिजिकल होता है और मैकेनिकल होता है। तो ये तीन तरह की हमने क्या करी थी, प्रोसेस पढ़ी थी। नेक्स्ट हम आगे आते हैं कि किस तरह से वेदरिंग हुई थी। अब हम पढ़ेंगे क्या इफेक्ट क्या होते हैं वेदरिंग के। तो आप देखो कि इसके जो नेक्स्ट वाला टॉपिक रहेगा उसमें हमें सॉइल पढ़ना है, तो सॉइल का भी फॉर्मेशन आप देखोगे ना, तो सॉइल की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, सॉइल में क्या क्या मिलेगा आपको, ह्यूमस मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, सैंड मिलेगी, स्टोन्स मिलेंगे, वाटर मिलेगा, यही सब प्रोसेस से क्या बनती है, सॉइल बनती है, ठीक है। इन्हीं को सब इकट्ठा होके, तो उसमें भी एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या रहेगा, रॉक्स वगैरह का रहता है। तो वो किस तरह से पार्टिकल्स ब्रेक होते हैं, वो वेदरिंग से ही होंगे, और फिर एक प्लेस से दूसरी प्लेस पहुंचता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इरोजन बोलते हैं। तो इफेक्ट अगर हम देखें वेदरिंग के, तो वेदरिंग से आपको क्या मिलेगी, वेदरिंग और इरोजन होगा तो आपको प्लेन्स वगैरह देखने को मिलेंगे, ठीक है, पेनी प्लेन्स कहलाते हैं, पूरे लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं बड़े बड़े। स्ट्रॉन्ग वेरिएंट इरोजन रहेगा तो वेल बैक्ड शेप के रॉक्स मिल जाएंगे आपको, एक मशरूम रॉक्स टाइप के मिल जाएंगे, ठीक है, कि ऐसा पूरा एक मशरूम जैसा रॉक बना हुआ है, साइड के जो पूरे है वो वेदरिंग और इरोजन हो गया उनका, इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखिए ये पूरा इरोजन और वेदरिंग के कारण इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। तो ये क्या हो गया, हमने प्रोसेस देखी, इफेक्ट देखे वेदरिंग के। फिर वेदरिंग और इरोजन को अगर हम देखें तो उसको साथ में आप देखोगे तो ये डिग्रेडेशन और एग्रेडेशन की प्रोसेस होगी साइमल्टेनियसली, जिसमें आपको देखते हैं हम कि पहले तो ब्रेक डाउन होता है वो वेदरिंग होगी, और फिर उसका मूवमेंट होगा तो वो क्या कहलाएगा, इरोजन कहलाएगा। सिग्निफिकेंस देखें अगर हम, तो सिग्निफिकेंस में आप देखो जैसा मैंने आपको बताया था कि वो क्या होगा, वेदरिंग इज द फर्स्ट स्टेप फॉर द सॉइल फॉर्मेशन। फिर वेदरिंग ऑफ रॉक्स को देखते हैं, डिपॉजिट्स हो जाएंगे तो इधर से क्या होगा, जो ओर्स रहती हैं उसमें भी वेदरिंग होती है, तो उसमें हमें क्या हो जाएगा, मिनरल को एक्सट्रैक्ट करना भी ईजी हो जाता है। वेदरिंग जो है वो सॉइल एनरिचमेंट में हेल्प करती है, और विदाउट वेदरिंग हम बोल सकते हैं कि बाकी के जो मटेरियल है वो इकोनॉमिकली हमें नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो उस तरह से हम देखते हैं कि एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस जो है कंटिन्यू होती है। अब हमने वेदरिंग जो है वो डिस्कस कर लिया, वेदरिंग से खास कुछ आने वाला नहीं है, ठीक है। वेदरिंग की प्रोसेस खुद ही आ सकती है कि क्या है, और टाइप्स ऑफ वेदरिंग क्या होती है, और किस तरह से वेदरिंग बनती होती है, और डेन्यूडेशन क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन ही बनेंगे, ठीक है। इससे और ज़्यादा कोई क्वेश्चन खास नहीं बनने वाला। नेक्स्ट हम आते हैं इरोजन पे। तो इरोजन पढ़ने से पहले हमें इरोजन के पहले एजेंट्स को पता रहना चाहिए कि इरोजन हो किस तरह से सकता है। इरोजन या तो आप सीधा सीधा देखो कि पूरा ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण हो, कि एक ह्यूमन ने क्या किया, अपने कुछ एरिया का रॉक्स वगैरह उठाए और दूसरे एरिया में ले गए, ठीक है, पर ये इसको हम इरोजन नहीं बोलेंगे, तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी कहलाएगी, ठीक है। फिर साथ में अगर हम फिजिकल एजेंट्स की बात करते हैं, तो फिजिकल एजेंट्स में इरोजन किस तरह से हो सकता है, ग्रेविटी के कारण हो जाएगा, ठीक है। आप देखोगे माउंटेन में सपोज स्टोन्स वगैरह रखे हैं, ठीक है, ये पूरा माउंटेन है, यहाँ पे स्टोन्स वगैरह पड़े थे, ग्रेविटी लग रही थी तो ये नीचे आ गए, इस तरीके से हो सकता है इरोजन। रनिंग वाटर के कारण हो जाएगा, ठीक है। आप देखते होगे कि माउंटेन्स से जब रिवर निकलते हैं तो वो अपने साथ में खूब सारे स्टोन, सेडिमेंट, सैंड, क्ले सब पूरा लेके बहती है, ठीक है। फिर वो आखिरी में डिपॉजिट कर देते हैं, तो उसी वहाँ पे ही डेल्टा बन जाता है, एस्चुरीज बन जाते हैं।
तो इस तरीके से हम देखते हैं। फिर आप और देखोगे कि मेनांडर्स ऑक्सबो लेक भी बनते हैं, तो वो भी इरोजन के कारण बनते हैं, क्योंकि रिवर जो है अपने साथ में मटेरियल जो है वो लेके आती है और फिर कहीं कहीं डिपॉजिट करती है। तो ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। मूविंग आइस हो गई, विंड्स, वेव्स, तो ये सारे क्या करते हैं, इरोजन करते हैं। वेव्स कैसे करते हैं, आप सपोज यहाँ पे बीच पे कुछ मटेरियल पड़ा है, वेव आई, ठीक है, वो मटेरियल को ले गई फिर कहीं और छोड़ दिया, ठीक है। तो इस तरीके की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इरोजन ही बोलेंगे। फिर शुरू करते हैं अपन इरोजन को। अगर देखो तो अगर हम रिवर के कारण देखते हैं इरोजन, तो आपको पता है कि 3 तरह की बेसिक चीज फॉर्म होती हैं। एक होती है रिल, एक होती गली और एक होती है क्या, वैली, ठीक है। रिल्स को आप देखो, अगर कंटिन्यूअसली पानी जो बह रहा है अपनी उसकी स्पीड कम रहेगी, तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको रिल्स जो है पतले पतले ये बनते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, यही कुछ टाइम बाद क्या होंगे, इसका जो रॉक है वो इरोड कर रहा होगा, ठीक है। ये इस पे कंटिन्यूअसली पानी जो है वो फोर्स लगा रहा होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सालों बाद, ठीक है, क्योंकि इतना जल्दी तो ये रिल तो कर नहीं देगी, पर अगर फोर्स बढ़ जाता है वाटर का, ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी, प्रेशर बढ़ जाएगा, तो आप देखोगे यही रिल्स जो हैं वो कभी इन तरह की गलीज में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले जो रॉक्स थे यहाँ के वो कट हुए, टूट गए और बह के चले गए, तो पानी ने अपना रास्ता थोड़ा ब्रॉडर कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये गलीज जो है वो फॉर्म हुई। फिर आगे देखोगे तो यही गलीज जो हैं वो क्या करती हैं, वैलीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। वैलीज का मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों तरफ लैंडफॉर्म है, बीच में पानी बह रहा है, ठीक है, रिफ्ट वैली। फिर यहां से आप देखोगे कि ये पूरा एरिया जो है वाटर ने क्या कर दिया, इरोड कर दिया। इरोड करके इसका जो मटेरियल है वो कहीं पे तो डिपॉजिट किया होगा, ठीक है, तो वही क्या हो जाएंगे, उसके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं। तो यहां से आप देखोगे कि जो एजेंट्स हैं वाटर के, तो वाटर क्या करता है, आपने वो देखा होगा, एक कोट भी पढ़ा होगा कि जो रिवर जो है वो कट करती है किसी रॉक को ड्यू टू इट्स परसिस्टेंट, है ना। तो मतलब कि वो कंटिन्यूअसली क्या करेगी, प्रेशर जो है वो लगाती जाएगी, जिसके कारण कभी ना कभी उस रॉक को भी टूटना पड़ता है। तो वो भी क्या है, एक तरह से वेदरिंग की ही प्रोसेस की बात हो रही है, ठीक। फिर आगे देखोगे आप तो यहाँ पे वी शेप्ड वैली देखते हैं। तो वी शेप्ड वैली बन जाएगी अगर माउंटेन्स से क्या हो रही है, जो है माउंटेन से रिवर निकल रही है, माउंटेन से रिवर निकल रही है, तो वो क्या करेगी, अपने साथ में स्टोन, सैंड वगैरह सब लेके जाएंगे और फिर एक पूरी वैली बनती जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं, वी शेप्ड वैली बोलते हैं। फिर वाटरफॉल्स आपको देखने को मिलेंगे। वाटरफॉल्स का मतलब क्या होता है, वाटरफॉल में होता क्या है कि जो वाटर है वो उसका जो एलिवेशन है, कोई पॉइंट का, सपोज यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा था, फिर एकदम से एलिवेशन गिर जाए तो ये वाटर क्या होगा, नीचे गिरेगा, ठीक है। पर अब ये होता कैसे है, यहाँ से भी आप देख सकते हो कि कोई पूरा पत्थर बह गया हो तो उसके कारण डीप स्लोप बन गया हो, तो उस तरीके को हम वाटरफॉल बोल देंगे। जॉर्जेस रैपिड्स बनते हैं, ठीक है। फिर अगर हम देखते हैं डिपोजिशन की बात करें, तो ये पूरा जो है इरोड करके ये पूरा मटेरियल जो है वो लेके जाएंगे, कहीं तो डिपॉजिट करेंगे, तो उसके कारण क्या बनता है, एल्यूवियल फैंस बनते हैं, मेनेंडर्स ऑक्सबो लेक बनते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आप यहाँ पे देखिए, तो जो रिवर होती है वो 3 तरह से फॉर्म होती है, ठीक है, मतलब 3 कोर्स में चलती है। सबसे पहले सोर्स में रहेगा, मतलब उसी को हम अपर कोर्स बोलेंगे। अपर कोर्स में देखोगे तो वेदरिंग होगी, वी शेप्ड वैली बनेगी, वर्टिकल एरोजन हो सकता है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लो रहेगा हाई वेलोसिटी से, तो वी शेप्ड वैली, वाटरफॉल, जॉर्जेस वगैरह बनाते जाएगा ये, ठीक। आगे अब ये रिवर आती जा रही है, इसको को ही उसकी ट्रिब्यूटरी भी क्या करेगी, ज्वाइन करेगी, तो उसका फ्लो और बढ़ जाएगा, फ्लो और बढ़ जाएगा, ये मिडिल कोर्स कहलाता है। मिडिल कोर्स में और इसकी पर वेलोसिटी जो है वो मॉडरेट हो जाएगी, यहाँ पे इसमें स्ट्रीम्स और मिनेंडर्स एल्यूवियल फैन बनाएगी। अब यहाँ से इतना जो मटेरियल लाया था वो कहीं पे तो इकट्ठा करेगा, ज़रूरी थोड़ी है यहाँ तक ही लेके जाए, तो यहाँ पे कर दिया। तो अब इधर ये देखिए, ये जो मुड़ गया है पोर्शन, तो ये मुड़ा कैसे है, यहाँ पे आप देखोगे कि सामान जो वो पूरा लेके आया, ठीक है, एरोड करके यहाँ पे उसने डिपॉजिट कर दिया, तो वो इतना ज़्यादा डिपोजिशन हो गया कि अब जो आगे रिवर आ रही है उसको अपना पाथ ही चेंज करना पड़ा आगे जाने के लिए। तो इस तरीके की चीज़ एक फॉर्मेशन बन जाता है, ठीक है, वो मिनेंडर कहलाएगा यहाँ पे। फिर ऑक्सबो लेक का मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सबो लेक अगर इतना डिपोजिशन हो गया है, फिर उसके बाद में रिवर जो है अपना कोर्स ही चेंज कर दे, मतलब अभी तो यहाँ से मुड़ के जाने लग गया था, पर सपोज यहाँ से वो कट ही हो जाए और दूसरा पाथ फॉलो हो जाए, तो वो इस तरीके को ऑक्सबो लेक हो जाएगा।
फिर आगे और डिपोजिशन के लिए गए हम, तो और डिपोजिशन में यहाँ पे डेल्टा बना दिया उसने, ठीक है। डेल्टा भी बन सकता है, एस्चुरीज भी बन सकती है, ये माउथ ऑफ द रिवर जो ओशियन में ओपन हो रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, पूरा मटेरियल जो है वो इरोड होता है, ठीक है। इस तरह से पूरे स्टेजेस रहती हैं उसकी। फिर इरोजन के टाइप्स देख सकते हैं अपन। इरोजन के टाइप्स में यहाँ पे आप देखोगे वाटर में क्या क्या देखने को मिलेगा आपको। पहले कोरोजन और एब्रेशन देखने को मिलता है, जिसमें रॉक पार्टिकल जो है वो ड्रैग करते हैं, ठीक है। फ्रेगमेंट्स में ब्रेक होता है, और फिर इस तरह के फॉर्मेशन इरोजन को हम क्या बोलेंगे, कोरोजन और एब्रेशन बोलेंगे। फिर सॉल्यूशन बन सकता है कि वाटर जो है उसमें ही जो रॉक्स हैं वो डिसॉल्व हो जाएं और उसके कारण ब्रेक होके वो आगे जाएं। हाइड्रोलिक एक्शन मतलब मैकेनिकली रॉक उसमें प्रेशर लगाता जाएगा, उसके कारण ही ब्रेक डाउन होगा, उसको हम क्या बोल देंगे, हाइड्रोलिक एक्शन बोल देंगे इसका, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देखो इरोजनल लैंडफॉर्म्स को अगर देखें रनिंग वाटर के, तो कौन कौन से लैंडफॉर्म बनाएगा, इरोजन के कारण क्या क्या बन सकते हैं। तो हमने डिस्कस किया था वी शेप्ड वैली बनती है, जॉर्ज कैनियन, वाटरफॉल, ये सारे बनते हैं, ठीक। पहले तो हमने ये डिस्कस किया था पैथोल्स या फिर पोथोल्स या प्लुंग पूल्स बन सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सपोज पूरा एक ऐसा एरिया था, ठीक है, इस पे ऊपर से क्या हो रहा है, रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज कहीं बीच में आपका एक तरह से पूरा एक रॉक था, वो क्या कर दिया, वाटर ने बहा दिया, तो एक पूरा एक होल जैसे बन जाते हैं, उन्हीं को हम पोथोल्स बोलते हैं, जिसके अंदर वाटर भर जाता है, ठीक है। वो डीप भी हो सकते हैं, तो उनको ही हम क्या बोलेंगे, प्लंज पूल बोल देंगे। प्लंज पूल्स का मतलब क्या हो जाता है, जैसे हम देखते हैं ना कि सपोज पचमढ़ी वगैरह गए हो गया कोई, तो पचमढ़ी में अब जैसे बी फॉल है, तो बी फॉल के वहाँ पे पूरा एक होल जैसा बना हुआ है, ठीक है, वो पूरा गिर के क्या हो गया, डीप बन गया है, तो उसको ही प्लंग पूल बोल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो बनते हैं। फिर मिनेंडर्स का बताया था मैंने आपको, मिनेंडर्स कैसे होते हैं कि जो रिवर जा रही है वो अपना एक पूरा डायरेक्शन बना ले, इस तरीके से जो आपने देखा था कि यहाँ पे आप डायग्राम में कि डिपोजिशन हो गया, तो इसके कारण क्या हुआ, उसको अपना रास्ता ही चेंज करना पड़ा। तो ये जो सर्कल जो है इस तरह का हम बोलते हैं मिनेंडर कहलाता है। तो ये क्या हो जाएंगे, सारे एरोजनल लैंडफॉर्म्स हो जाएंगे जो बनते हैं। फिर डिपोजिशनल के कारण क्या होगा, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, ये इरोजन के कारण बताए थे हमने। अब जो है पूरा मटेरियल वो लाके डिपॉजिट करेगा, तो डिपॉजिट करने के कारण क्या बोलते हैं, एल्यूवियल फेंस बनते हैं। तो हमने क्या पता है कि रिवर ही जो है वो एल्यूवियल सॉइल बनाती है, ठीक है। और एल्यूवियल सॉइल का सोर्स क्या होती है, रिवर्स ही रहती है। तो उसमें आपको इसी का डिपोजिशन देखने को मिलेगा, तो वो एल्यूवियल फेंस कहलाएंगे। ये एरिया काफ़ी फर्टाइल रहता है। फिर आपको डेल्टास देखने को मिलेंगे। डेल्टास भी क्या होते हैं, एल्यूवियल फेन के जैसे रहते हैं, पर वो डिफरेंट लोकेशन में देखने को मिलेंगे। वो आपको माउथ ऑफ द रिवर में देखने को मिलता है, जहां पे सारा जो एल्यूवियल सॉइल वगैरह है वो पूरी डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है। तो वो डेल्टा कहलाता है। तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। डेल्टा हो गया। फिर फ्लड प्लेन्स, जो पूरे एक प्लेन्स बना देते हैं, पूरा इरोजन हो जाता है उस पूरे एरिया का, वो प्लेन में कन्वर्ट हो जाता है, पूरे जितने रॉक्स वगैरह हैं वो सारे बह जाते हैं। तो वो फ्लड प्लेन से नेचुरल रिवीज के अंदर आएगा। अब यहाँ पे हम मेनेंडर्स और ऑक्सबो लेक को देखिए यहाँ पे। तो जैसे ये क्या हो रहा था, ये पूरी रिवर आ रही है, ठीक है। अब रिवर आ रही है, यहाँ पे इसने क्या किया, डिपॉजिट कर दिया, तो इसको थोड़ा सा पाथ चेंज करना पड़ा। यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया उसने, तो फिर यहाँ से फिर ऐसे बहने लग गई वो, तो ये पोर्शन क्या कहलाएगा, मेनेंडर कहलाएगा। अब यहाँ पे ऑक्सबो लेक का क्या हुआ, पहले रिवर आ रही थी पर उसने इतना ज़्यादा डिपोजिशन कर दिया कि ये पोर्शन जो है वो पूरा ब्लॉक हो गया, तो उसके कारण उसने अपना फिर पाथ चेंज किया। तो ये जो पाथ कट हो गया, इसको ही हम क्या बोलेंगे, ऑक्सबो लेक बोलते हैं, ठीक है। अब इरोजनल लैंडफॉर्म्स अगर हम ग्राउंड वाटर के देखते हैं, तो सिंक होल्स देखने को मिलेगा आपको। सिंक होल्स में अब देखो ग्राउंड वाटर वाटर भी तो क्या करेगा, इरोजन करेगा। यहाँ पे पानी जो है इकट्ठा हो रहा है, वो धीरे 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 पोर्स ढूंढ रहा है सॉइल में, फिर नीचे जा रहा है, ठीक है। फिर नीचे जा रहा है, तो सपोज यहाँ पे भी कंटिन्यूस एक्शन के कारण क्या होगा, ऐसे स्पेस मिल जाएगा उस वाटर को भी। तो यहाँ पे ये पूरा लैंड जो है वो क्या हुआ आपको देखने को मिलेगा। ये क्या हो जाएंगे, सिंक होल्स कहलाते हैं इस तरीके को, ठीक। साथ में केव्स वगैरह जो हैं वो भी आपको मिलते हैं ग्राउंड वाटर के इरोजन के कारण ही। फिर अब हम आते हैं किसमें, इरोजन बाय द एक्शन ऑफ विंड्स। तो यहाँ पे आप देखिए, तो इरोजन विंड्स भी क्या करती हैं, इरोजन करेंगी, तो वो अपने पार्टिकल्स को क्या करती हैं,
प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो प्रेशर एक्सर्ट करने के कारण आपको क्या होगा, एक पोर्शन, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या हो जाएगी, विंड के कारण पार्टिकल्स जो है वो मूव कर जाते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले लैंडफॉर्म्स अगर हम देखें तो पैडी प्लेन्स आपको विंड के कारण मिलेंगे। फिर इसके बाद में पैडी प्लेन्स में आप देखो ये एक पूरे हाई रिलीफ स्ट्रक्चर रहेंगे, डेजर्ट्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। डेजर्ट्स में ही ज़्यादातर इरोजन होता है विंड्स का, क्योंकि विंड्स में आप देखोगे तो उसके लिए पॉपुलेटेड एरिया में जहाँ पे है तो वहाँ पे विंड्स इतनी स्ट्रांग नहीं रहती हैं कि वो क्या कर पाए, इरोजन कर पाए। तो जो खुला एरिया रहता है वहाँ पे ही विंड जो है वो तेज चलती है और उसके कारण ही इरोजन होता है। तो डिफ्लेशन, हॉलोज वगैरह आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मशरूम टेबल्स जो हमने बताई थी कि ये पूरा एक है, तो इसके आजू बाजू का ये क्या है, हो गया इरोजन हो गया, विंड ले गई, ठीक है, पार्टिकल्स। तो इस तरह का रॉक स्ट्रक्चर बना, तो ये मशरूम रॉक कहलाता है। तो इतना ही जो है हमें विंड जो है इरोजन के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमने विंड और रिवर के बारे में डिस्कस किया, ठीक। तो ये लेक्चर जो है इसमें हमने क्या पढ़ा, विंड और रिवर का इरोजन पढ़ा, साथ में वेदरिंग देखी, वेदरिंग किस तरह की होती है, कितने टाइप की होती है, वो सारी चीज़ें हमने जो है वो डिस्कस करी। रक्षा एकेडमी का अगर आपको कोर्स लेना है तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको तीनों तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, प्रीलिम्स का कोर्स अलग मिल जाएगा जिसमें टेस्ट सीरीज भी है, और साथ में पूरा फुल कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है साइट को विजिट कर सकते हैं और अपनी तैयारी जो है वो हमारे साथ शुरू कर सकते हैं। थैंक यू।